ठीक है। लास्ट हमने बेसिकली लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फर्दर देखो उसमें और रिलेटेड, उसी से रिलेटेड जो हमने बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे डीएलएमआर, जिसको हम टॉर्क मेथड बोलते हैं, उसमें हमने बेसिकली डैम्पर यूज नहीं किया था। इससे पहले हमने अनडैम्प्ड केसेस कर रहे थे। अब डैम्प्ड वाले केसेस भी सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस एक क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डैम्पर लगा है, ठीक है। वाइब्रेटिंग सिस्टम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रीवियसली, उसमें अनडैम्प्ड केसेस थे। अब वो बेसिकली डैम्प्ड वाले केसेस होंगे, तो एक डैम्पर भी अलग से इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो सेम मेथड है, आप डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाओ या न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उससे आपको फिर आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड बेसिकली वो क्वेश्चंस अभी आप देखोगे उतने खास आए नहीं अभी तक गेट में। एंड डेफिनेटली इस बार या आने वाले ईयर में उसके चांसेस रहते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चंस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू अनडैम्ड केसेस के। डैम्ड केसेस के उतने ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं अभी तक के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन की हम बात करते हैं। अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन में हमने ये पढ़ा था लास्ट, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशन, इसका अगर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखें, इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मेट जो होता है इक्वेशन लिखने का। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये तो इक्वेशन होगी। अगर इन केस जहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व होगा, इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या होगा, देखो मास की जगह आपका आ जाएगा आई। ऑब्वियसली बात है, रोटेशन में हम मास नहीं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं, तो आई विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह आपका आ जाएगा थीटा डबल डॉट, ठीक है, थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी थीटा डॉट, ठीक है, प्लस के थीटा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कुछ आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम होगा ना, तो उसका आप लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसको इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम में कुछ आपका हो सकता है जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है, उसका एक इक्विवेलेंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सी होगा जो के इक्विवेलेंट, है ना, ये चीज इस तरीके से इक्विवेलेंट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो आपने पहला जो लिखा है बेसिकली दिस वन, ये क्या है आपका, ये तो जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जो लीनियर केसेस होते हैं जहाँ पे आपका मास लीनियरली मूव कर रहा है ना, ट्रांसलेशन जहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड जहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व होगा, ये इक्वेशन आप यूज करोगे। अच्छा, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपने इक्वेशंस में ये चीज तो पढ़ा ही था, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज तो डिस्कस किया था, अगर आपसे ये डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो की बात की जाती है, तो आप क्या बोलते हो इसे, सी बाई टू एम ओमेगा एन, है ना, इस तरीके से। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी बाई टू रूट के एम, इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, सी बाई टू आई, आई बेसिकली आई इक्विवेलेंट एंड ओमेगा है ना, इस तरीके से इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सेम सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, टू के इक्विवेलेंट एंड मास की जगह आपका क्या आ जाएगा, आई इक्विवेलेंट, ठीक है। आई मास की जगह आई इक्विवेलेंट। और जब यहाँ पे आप ओमेगा लिखते हो इस केस में, रोटेशन के केस में, तो यू विल राइट की अंडर रूट के इक्विवेलेंट, और मास की जगह क्या आएगा, आई इक्विवेलेंट, ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड यहाँ पे आपको पता है ओमेगा एन आप लिखते हो तो अंडर रूट के बाई एम लिखते हो डायरेक्टली, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए सिंपली ट्रांसलेशन को रोटेशन वाले केस में, ठीक है। सिमिलर वे में आप बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम एक इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, ठीक है। लेट सपोज एक रॉड आपके पास,
ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग कनेक्टेड एंड यहाँ पे आपका लेट सपोज कुछ इस थोड़ा सा इधर की तरफ ये है आपका सेंटर हिंज पॉइंट बेसिकली, ये आपका लगा डैम्पर, ठीक है, डैम्पर इस तरीके से एंड लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपके पास दिस इज एल, दिस इज 2l, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है इसमें, जनरली अभी तक तो आया नहीं बट पॉसिबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चंस की आने की, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो आपको निकालना है, फाइंड द डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डैम्पर लगा, डैम्पर का कोएफिशिएंट लेट्स सपोज सी है, ये स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट एस स्टिफनेस बेसिकली के, ठीक है। तो आप एक बार कैलकुलेट करके बताओ जरा डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो क्या आने वाला है, क्या आएगा बेसिकली डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो। सिमिलर वे में आपको कुछ नहीं करना, सेम वही मेथड लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, उसको अप्लाई करो, एक इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा कुछ, ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा सेम ऐसा, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन का एक फॉर्मेट बनेगा, उस इक्वेशन के फॉर्मेट को आपको यूज करना है बेसिकली। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट बना, वहां से थीटा डॉट के साथ जो होगा बेसिकली वो आपका सी इक्विवेलेंट होने वाला है, और थीटा के साथ जो होगा वो के इक्विवेलेंट होने वाला है, एंड थीटा डबल डॉट के साथ जो होगा वो बेसिकली आई बेसिकली, है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ये याद रखना थीटा डॉट के साथ जो है वो सी इक्विवेलेंट एंड थीटा के साथ के इक्विवेलेंट। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, वहां से आप बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करके, चाहे ये फॉर्मूला यूज करके आप डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर। क्या लगता है क्या आने वाला आंसर। सिंपल, जो हमने अभी तक लास्ट सीखा था न्यूटन सेकंड लॉ, उसी को अप्लाई करो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एंगुलर डिस्टरबेंस देना होता है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने एंगुलर डिस्टरबेंस दिया कुछ, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कुछ इस तरीके से आपकी रॉड, ऐसा कुछ केस है, मैं इसको यहाँ पर दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, इस तरीके से आपका रॉड था, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है ना, एंगुलर डिस्टर्बेंस, लेट सपोज आपने एंगुलर डिस्टेंस ऐसे कुछ दिया, ठीक, लेट लेट सपोज इस तरीके से, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, एंगुलर डिस्टर्बेंस दिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया ना, तो देखो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, एल साइन थीटा, है ना, एंड लेट सपोज दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा 2l, बेसिकली 2l साइन थीटा, ठीक है, करेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे,
इसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या लग रहा होगा, डैम्पिंग फोर्स, एंड यहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स, तो सॉरी स्प्रिंग फोर्स बेसिकली, दिस विल बी द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स होने वाला है। ठीक है, दिस विल बी द स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन आपका डैम्पिंग फोर्स। करेक्ट, ये चीज। तो क्योंकि आपने क्या करा ना, उसको एंगुलर डिस्टर्ब किया, एंगुलर डिस्टर्बेंस दिया, तो ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। आपको पता है जिस तरफ स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है ना। तो डैम्पर की वजह से, अब डैम्पर जो है ये भी तो क्या करता है, रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करेगा, तो जब इसका मोशन आप इधर की तरफ कर रहे हो तो ये ऊपर की तरफ क्या डैम्पिंग फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे ध्यान रखो, जब आप डैम्पिंग फोर्स लिखोगे, डैम्पिंग फोर्स आपको पता है क्या होता है, सी एक्स डॉट। ये चीज हमने लिखी थी डैम्पिंग फोर्स के बारे में, सी इंटू वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी कितना, जितना इसने डिस्टेंस किया होगा कवर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सी एक्स डॉट की बात करते हो, ये हो जाएगा सी। ठीक है, सी एक्स डॉट बेसिकली हो जाएगा ये सी एक्स डॉट बेसिकली व्हाट, 2l sin थीटा। ठीक है, 2l sin थीटा, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू 2l थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी लेस। ठीक है, इस वजह से तो ये हो जाएगा 2l थीटा डॉट। ये चीज क्लियर, 2l थीटा डॉट, 2l से, यस यस बिल्कुल। तो उसी डायरेक्शन में उसी का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेम्पर का। अरे उसको अरे समझे नहीं आप, डिफरेंशिएट किया मैंने उसे। हाँ हाँ हाँ, x डॉट इज द वेलोसिटी, तो 2l थीटा का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 2l थीटा डॉट, ये डॉट, दिस डॉट। हाँ यस यस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो इसको 2l थीटा डॉट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये चीज बेसिकली क्या है, दिस टर्म इज व्हाट, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन किया है आपने, तो वो 2l थीटा डॉट आ गया। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, तो स्प्रिंग फोर्स जो है हमारा, दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स। के इंटू एक्स बोलने का मतलब एल थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम फिर अगेन थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, एल थीटा, इस तरीके से। करेक्ट, ये सब चीजें हो गई। अब लेट सपोज ये जो हिंज पॉइंट है इसको हमने ओ कंसीडर कर लिया। अब देखो हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, आपको पता है कि आपने क्या कर रखा है, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इसको टर्न किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इनर्शिया टॉर्क लगेगा बेसिकली। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लेट सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आपने इसको किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। ठीक है, तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कपल लगेगा, एक इनर्शिया कपल है ना, इनर्शिया टॉर्क। और इसी डायरेक्शन में आपका एक ये भी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये वाला, मल्टीप्लाई करोगे ना दिस डिस्टेंस, ये फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना, दिस डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करने की जरूरत है, इसको इस तरह बनाते हैं। थोड़ा सा एक चीज याद, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि देखो, से दिस इज थीटा, दिस आई थीटा डॉट। ठीक है, और फिर हो गया ये आपका व्हाट, दूसरा स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, दूसरा टॉर्क जो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसकी वजह से, डैम्पिंग फोर्स की वजह से, एफ डी इंटू 2l कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज हमेशा एक चीज याद रखना कि एक ये पार्ट कि जब भी व्हेन व्हेन थीटा अप्रोचेस या थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब थीटा ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज हमने कंसिडर किया ना, तो उस केस में cos थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 1, बट sin थीटा
इज इक्विवेलेंट टू थीटा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, है ना। जब आप थीटा जो आपने लिया है, इट इज लेट्स सपोज नियर टू जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो, हमने बहुत ही स्मॉल वैल्यू ली है ना, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि ऑलवेज नियर टू जीरो। तो क्या होगा उस केस में, cos थीटा विल बी वन, बट sin थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा। ठीक है, अच्छा इसको आप चेक भी कर सकते हो जब आप ना इसको, एक्चुअली इट इज नॉट इन डिग्री, आपको रेडियन में वैल्यू करके, रेडियन में वैल्यू कन्वर्ट करके रखोगे चेक, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, और डिग्री में होता है, उसका मोड चेंज करोगे आप, अगर आप उसका मोड चेंज करते हो रेडियन में, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने लिखा है साइन 0.5, तो साइन का 0.5, साइन 0.5 का वैल्यू आता है 0.479, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 ऑल्सो, है ना, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। साइन अगर मैं और कम वैल्यू लेता हूँ 0.3, ये वैल्यू आएगा 0.29 समथिंग, मतलब इक्विवेलेंट हो गया 0.3 के, इस तरीके से। और अगर आप कॉस्ट लेते हो लेट्स सपोज 0.2, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 0.1, 0.98, जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज के बारे में ध्यान रखना, क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि आपने cos थीटा लिखा, फिर आप ना जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका पूरी इक्वेशन में cos थीटा का एक टर्म ऐसे ही कैसे ही रह जाएगा, और अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मैं cos थीटा का वैल्यू 1 रखने वाला हूँ, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, देखो क्या मिस्टेक हो सकती है। लेट सपोज इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, है ना, इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट प्लस आपका ये क्या हो गया, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या है आपका, सी 2 एल, सी 2 एल थीटा डॉट। ठीक है, थीटा डॉट का डिस्टेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई हमारा दिस एल कॉस थीटा, है ना, दिस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। एक सेकंड, ऑडियो आ रहा है आप लोगों को, हेलो हेलो, ऑडियो आ रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 एल थीटा इंटू डिस्टेंस कितना हमारा, एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा इज द डिस्टेंस। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा के वाला, के मतलब स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ओ 2 एल होगा यहाँ पे, नॉट एल, 2 एल होने वाला है। 2 एल कॉस थीटा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का आपका हो जाएगा के इंटू एल थीटा इंटू डिस्टेंस एल कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब क्या होता है कि अगर आपने ये चीज को दिमाग में नहीं रखा कि कॉस थीटा का बेसिकली वैल्यू मुझे 1 रखना है, क्योंकि मैं थीटा जो कंसिडर कर रहा हूँ वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मतलब नियर टू जीरो, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, फिर आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाओगे, cos थीटा का टर्म आप फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो वो चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब देखो सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं, तो इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करें, इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो आई थीटा डबल डॉट, अच्छा आई विल बी टेकन एट अबाउट व्हाट पॉइंट, ओ। ठीक है, ओ के अबाउट आपको कंसिडर करना है। ठीक है, प्लस इट विल बी व्हाट, सी 2 12 दो बार है, तो C4L², C4L² थीटा डॉट। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू हमने बेसिकली 1 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, ये चीज, एंड आपका हो जाएगा यहाँ पे KL² प्लस KL² थीटा इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ये चीज, तो ये आपका फाइनली यहाँ तक आगे चाहिए। अब देखो, हाँ अब इस इक्वेशन को ना, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि इस इक्वेशन को आपको ना कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, दिस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, जो हमने अभी जस्ट पहले लिखा था, दिस इक्वेशन, है ना, तो इसको हम वहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए, आई इक्विवेलेंट थीटा डबल डॉट प्लस सी इक्विवेलेंट थीटा डॉट प्लस के इक्विवेलेंट थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो अब क्या होगा, आपको बस इसी को कंटिन्यू करते हुए जाना है ये चीज। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये निकाल लो, आई ऑफ बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, लेट्स सपोज रॉड का मास एम है ना, रॉड मास, रॉड इक्वल्स टू एम के जी, रॉड का जो मास है एम के जी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा एक बार कैलकुलेट करके बताओ जरा, अबाउट पॉइंट ओ क्या होने वाला है। क्विकली इसको कैलकुलेट करो, बस इसमें मिस्टेक मत करना। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सही आंसर निकालोगे, बट एक बार फास्ट एक बार कैलकुलेट करके बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बेसिक से चीज ध्यान रखना है, आपको किसके अबाउट निकालना है। और हम इससे प्रीवियसली हमने इससे पहले आई थिंक किए हैं क्वेश्चन जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है रॉड का किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट। सेंटर के अबाउट क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से क्या आएगा। सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। एम एल स्क्वायर बाय 4, नहीं नहीं सूर्य, एम एल स्क्वायर बाय 4 नहीं है। 3 ml स्क्वायर, नहीं नहीं। देखो बहुत बहुत ही आप वैसा मिस्टेक कर रहे हो, बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो आई थिंक, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सुनो, आपको ये तो पता है किसी रॉड का अगर आपको सेंटर के अबाउट निकालना होता है, लेट्स सपोज अगर आपका कोई रॉड है, आपको उसके सेंटर के अबाउट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कि भाई क्या होता है वो, एम एल स्क्वायर बाय 12। करेक्ट। एंड अगर आपको किसी और दूसरे पॉइंट के अबाउट निकालना है, लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इट इज व्हाट, लेट्स सपोज ए है। सेंटर डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस ए है, तो आप कैसे निकालोगे, यू विल बी एडिंग एम ए स्क्वायर, है ना। लेट्स सपोज पी पॉइंट पे आपको निकालना था, सी सेंटर है, पी पॉइंट पे निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर। तो आपने यही फॉर्मूला लगाया, इससे कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आ रहा है आंसर।
कैलकुलेट करो इस तरीके से, क्या आएगा आंसर? ml² by 3। नहीं सूरज, ml² by 3 भरत। आप सेम मिस्टेक कर रहे हो। एक चीज बताओ, अब सुनो यहाँ पे, आई थिंक आप पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहे हो। रॉड का टोटल लेंथ कितना है? 3L। सो वी विल बी राइटिंग की, देखो आपके जो रॉड का टोटल लेंथ है इट इज 3L, तो वी विल बी राइटिंग M3L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ओके, प्लस आपका सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा? वो टोटल लेंथ 3L है, तो सेंटर विल बी हियर समथिंग हियर, मतलब L प्लस हाफ, L का हाफ इधर होगा। ठीक है, तो 1.5 1.5 एक तरीके से आप मान लो, 1.5L इधर और 1.5L राइट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? L/2। तो यू विल बी एडिंग M L/2 का स्क्वायर। That's what mine. Total length is 3L ना, center will be here something. हाँ यस, ml² यस, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटर के अबाउट होगा ना, तो सेंटर विल बी हियर, टोटल लेंथ 3L है, तो इतना सेंटर से राइट एंड लेफ्ट आपको 1.5L, L ऑलरेडी है इधर 0.5L, मतलब L/2 बेसिकली। ठीक है, तो देखो वही चीज है, आपको आता है फिर भी आप मिस्टेक करा आपने। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली वो L/2। ठीक है, तो यहाँ से आपने फाइनली सॉल्व किया, तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी ML²। ठीक है, यस। तो जब इसको आप फर्दर वैल्यूज यहाँ पे रखोगे फाइनली इक्वेशन में, तो इक्वेशन देखो क्या बनता है। तो ये इक्वेशन बनेगा फाइनली ML² बाय θ डबल डॉट प्लस 4L²। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4CL²। ठीक है, 4CL² इस तरीके से लिख दिया, θ डॉट, बाकी KL² का आपका वही है, थीटा इक्वल्स टू C। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई डैम्पिंग रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो हमने प्रीवियसली लिखे थे यहाँ पे, फॉर्मूला लिखे थे ना हमने, दिस वन। चाहे इसको यूज करो चाहे किसी को भी यूज कर लो। तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास दिस इज व्हाट, ये जो टर्म है ये है आपका आई इक्विवेलेंट, ये है सी इक्विवेलेंट और ये है के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ऐसे हाईलाइट कर लो कि भाई ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट आई इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस पार्ट इज व्हाट सी इक्विवेलेंट, है ना, एंड दिस पार्ट इज व्हाट के इक्विवेलेंट। जरा डैम्पिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द डैम्पिंग रेशियो? डैम्पिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ क्या है? फोर एल स्क्वायर होगा।
4L² क्या होगा, मतलब मैं समझा नहीं। 4L² क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लीट इट विल बी 4 CL², इट इज कंप्लीटली सी इक्विवेलेंट। थीटा डॉट के साथ जो भी आएगा ना, इट इज सी इक्विवेलेंट। क्या रहा आंसर बताओ। वैल्यूज तो रखनी डायरेक्ट, जो हमने अभी प्रीवियसली फॉर्मूला लिखा नहीं था क्या, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू में अंडर रूट के इक्विवेलेंट आई इक्विवेलेंट करके, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। 2C अंडर रूट में m/k और km। देखो, तो अगर हम लिखें तो इट इज व्हाट, ये आपका हो जाएगा 4L² इंटू सी, दिस इज योर व्हाट, सी इक्विवेलेंट ना। एंड फॉर्मूले में क्या था प्रीवियसली, सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट के इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट। 2 k equivalent will be KL², I equivalent will be ML²। एल स्क्वायर अंडर रूट में 2 बार है तो बेसिकली तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कटा, ये बचेगा 2C अंडर रूट KM। करेक्ट, यही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, इस चीज करेक्ट। ये है हमारा बेसिकली फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अगर आए गेट में तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली पूछे नहीं है अभी तक क्वेश्चन उतना खास, बट आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे ना बहुत सारी मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ ऐड हो जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। दूसरा, न्यूटन सेकंड लॉ आपको अप्लाई करना आना चाहिए, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आपको ये चीज डिस्टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, डैम्पिंग फोर्स कैसे लिखना है, स्प्रिंग फोर्स कैसे लिखना है ना, क्या डिस्टेंस लेना है, 2L sin थीटा को 2L थीटा लिख रहे हैं, और 2L cos थीटा को सिर्फ 2L लिख रहे हैं क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 ले रहे हैं हम। ठीक है, जब थीटा आपका नियर टू जीरो, वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस के केस में, मतलब वेरी स्मॉल एंगल के केस में, L cos थीटा को हम L लिख रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो के इंटू डिस्टेंस करा, यहाँ पे हमने क्या करा था, स्प्रिंग डैम्पिंग फोर्स में सी इंटू एक्स बार, ये चीज। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है पहले। और इस क्वेश्चन, अब देखो इसमें ना, एक दो और में अगर आपको वैरायटी बताऊं तो देखो, जैसे हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस किए थे ना, अनडैम्ड फ्री सॉरी डैम्ड वाइब्रेशंस की किए थे, डैम अनडैम्ड के किए थे बेसिकली। हाँ, अनडैम्ड के वाइब्रेशन से क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे डैम्पर नहीं था। अब क्वेश्चंस में क्या होगा, डैम्पर इन्वॉल्व कर देंगे। डैम्पर क्या लगाएगा, डैम्पिंग फोर्स। अगर आपको ये चीज लिखनी आती है
डैम्पिंग फोर्स लिखना आता है तो उससे रिलेटेड जो टॉर्क लगेगा बेसिकली सेंटर रोटेशन के अबाउट, सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट जो फोर्स टॉर्क लगेगा डैम्पिंग फोर्स, तो वो आप लिख सकते हो इजीली। जैसे आप स्प्रिंग फोर्स का लिखते आए हो ना अभी तक इससे पहले, तो आप इसका भी लिख सकते हो। तो प्रीवियसली जितने क्वेश्चंस किए हैं, अगर उन्हीं क्वेश्चंस में अगर मैं डैम्पर ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, डैम्प सिस्टम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई अलग नहीं बना, बस एक डैम्पर इन्वॉल्व हो गया। बस डैम्पर के रिलेशन में आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, डैम्पिंग फोर्स कैसे लिखना है और ये एक्स डॉट कैसे लिखना है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक्स है बेसिकली, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा डैम्पर में उसका डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन किया तो एल थीटा डॉट हो गया इस तरीके से। ठीक है, 2l थीटा डॉट। अच्छा यहाँ पे एक चीज, सी तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया एक चीज, तो ठीक है, तो दिस इज यहाँ पे सी भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, no, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रीवियसली याद रखो, अगर आपको प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए, आई थिंक काफी क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली स्प्रिंग आपका लगा होता था, रॉड लगा है, किसी रॉड का मास दिया, किसी रॉड का मास नहीं दिया, किसी रॉड के ऊपर मास रखा हुआ है बेसिकली, तो उन सब केसेस में अगर हम डैम्पर भी इन्वॉल्व कर दें तो वो डैम्प सिस्टम का क्वेश्चन बनेगा। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हम करते आए अभी तक, बस क्या होगा, एक डैम्पिंग फोर्स की वजह से एक और एक्स्ट्रा टॉर्क लगने वाला है जो कि रजिस्ट करता है किसको, वाइब्रेशन। ठीक, बस वो चीज है। तो आपको ये चीजें क्लियर है तो आप इजिली कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआ, ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज देखोगे आप, कि जब आप फोर्स वाइब्रेशन की बात करते हो तो फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या है, कि कहीं ना कहीं आपके पास रीजन है बेसिकली किसका, मोशन का। जो फोर्स है बेसिकली, ये जो है इट इज अ रीजन फॉर द मोशन, फॉर रीजन ऑफ मोशन, बेसिकली रीजन ऑफ मोशन। प्रीवियसली हो क्या रहा था, आपके सिस्टम में कोई मोशन नहीं था पहले। प्रीवियसली हमने जितने भी फ्री वाइब्रेशन के केसेस पढ़े हैं, अब तो ये फोर्स वाइब्रेशन में आ गया ना। प्रीवियसली हमने किस केस में पढ़े, फ्री वाइब्रेशन, वहां पे कोई मोशन नहीं हो रहा होता, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको उसकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन से, देन वो वाइब्रेशन उसमें सेटअप हो जाते हैं, है ना। यही तो चीज होती है ये अभी तक, कि आपका सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा एंड वी विल डिस्टर्ब इट सो दैट इट विल इन द वाइब्रेशन कंडीशन। वाइब्रेशन में होगा नहीं वो इनिशियली, क्योंकि मोशन है ही नहीं वहाँ पे कुछ, क्योंकि मोशन है ही नहीं ना वहाँ पे कुछ। बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हाँ थोड़ा सा अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या ऑलरेडी मोशन का रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो हम बात कर रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशन में फोर्स प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, वो चीज हो जाती है। अच्छा, फोर्स भी आपका दो तीन तरीके से लग सकता है। एक तो ये हो सकता है एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, और एक ऐसा हो सकता है कि फोर्स विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी लग रहा हो। ठीक है, मतलब डायनामिक लोडिंग टाइप का केस हो, तो जहाँ पे फोर्स बेसिकली चेंज हो रहा हो, ऑब्वियसली बात है उसके साथ उसकी एक एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ। और एक दूसरा केस हो सकता है जहाँ पे तो वो क्या हो, सिंपली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो। तो वो सारी चीजें होती है जो मैं डिस्कस करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, दो पार्ट जो हमारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज केस ए की बात करूँ, डायनामिक लोडिंग। ठीक है, डायनामिक लोडिंग वाला एक केस बन सकता है, जिसपे क्या होगा, जिसमें ये होने वाला है कि जो आपका फोर्स है इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन ही होगा, कॉस भी हो सकता है। और वी कैन से एफ इक्वल्स टू एफ नॉट
कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से। तो अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, सबसे पहले तो ये चीज नोट कर लो कि ये जो क्या है एफ नॉट, एफ नॉट आपका बेसिकली है एम्पलीट्यूड, है ना। दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और ये जो ओमेगा है, ओमेगा को क्या बोल रहा हूँ, फोर्स फ्रीक्वेंसी, फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाम आपको क्लियर, टर्म्स का एक बार आइडिया हो तो फिर दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने टर्म ही नहीं सुना है फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलो चाहे एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक है। तो कोई फोर्स लग रहा है, उसका एक एम्पलीट्यूड एफ नॉट है एंड विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज, इसको हम बोल रहे हैं डायनामिक लोडिंग केस, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या पॉसिबल हो सकता है, दूसरा केस हो, लेट्स सपोज, जहाँ पे आपका क्या हो कांस्टेंट या स्टैटिक लोडिंग केस। मतलब जो फोर्स है तो उसका वैल्यू में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है आपको, सिंपली क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एफ नॉट, एक सर्टेन एफ नॉट वैल्यू लग रही है, ठीक है। तो ये दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, डायनामिक लोडिंग एंड स्टैटिक लोडिंग। डायनामिक में बेसिकली कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसके हिसाब से वो वेरी करेगा कुछ ना कुछ, और एक एम्पलीट्यूड है एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट इज योर एम्पलीट्यूड, ओमेगा, ठीक है, ध्यान रखना ओमेगा इज फोर्स फ्रीक्वेंसी या एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी हम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका रियल, इसका एनालिसिस करते हैं, देखो कैसा आपका सिस्टम बनेगा यहाँ पे। विल बी लाइक दिस की लेट्स सपोज दिस इज योर टेम्पर, ठीक है, एंड एक ये आपका मास कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर मास, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका ना, इसका एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन रहा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नॉट सिंपली आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर क्या है, आपने क्या कर रखा है, फोर्स लगा रखा है, ठीक है। लेट्स सपोज वो जो फोर्स है इट इज लाइक दिस, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली आपने फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से, ठीक है, एफ नॉट ओमेगा टी, ठीक। अब आप देखोगे तो यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम जो पोजीशन थी वहां से क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस मूव कर रहा है एक्स, तो आप इसको ऐसे ले लो एंड इसके फोर्सेस को हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। ये मास है, तो एक तो आपका क्या है एम एक्स डबल डॉट, है ना, एक क्या हो जाएगा आपका के एक्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, और एक क्या हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट। और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज नथिंग बट एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो आपका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उस पे आपने बेसिकली फोर्सेस वहां पे लगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम में फोर्सेस लग रहे, इनिशियली तो सिस्टम स्टार्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, या सिंपली इक्विलिब्रियम बोलो, तो वहां पे उसके बाद आपके फोर्सेस लग रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये फोर्स लगे जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्प्लेसमेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये सब फोर्सेस हमने दिखा दिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाना है, सारे फोर्सेस को ऐड कर देना, क्योंकि डीएलएम्बर्ट में हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, जब आप क्या करते हो उसमें इनर्शिया फोर्स को भी ऐड कर देते हो, है ना। तो वो चीज है। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखूं इस तरीके से तो क्या बनेगी इक्वेशन,
इक्वेशन विल बी लाइक दिस, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx equals to this f naught sin omega t, f naught sin omega t। अब देखो आपको याद होगा प्रीवियसली हमारे पास तो कोई फोर्स नहीं था जब हम पढ़ रहे थे डैम्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ द डैम्ड सिस्टम्स, डैम्ड फ्री वाइब्रेशन, तो वहां पे हमारा क्या होता था, फ्री वाइब्रेशन मतलब कोई फोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं होता था। तो ये जो टर्म है ना हमारे पास सिस्टम, ये जो टर्म होता था दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको याद होगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इस पार्ट को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा सी एफ, और इस पार्ट को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा पी आई वाला। दो पार्ट होता है ना, अगर ये नहीं है तो मतलब पी आई जीरो ना। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सी एफ एंड पी आई आर द टू सॉल्यूशंस, दोनों को ऐड करके विल बी द टोटल सॉल्यूशन। यही चीज होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब यही यहाँ पे डिफरेंस है कि पहले प्रीवियस केस में जब अनडैम्ड था, मतलब डैम्ड में फ्री वाइब्रेशन, नॉट अनडैम्ड, फ्री वाइब्रेशंस में हम पढ़ते थे डैम्ड वाला केस। अब हम डैम्ड में फोर्स वाइब्रेशन वाला केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमने पढ़ा डैम्ड वाइब्रेशन विद फ्री, जो कि फ्री वाइब्रेशंस होंगे, बट इस बार डैम्ड में क्या होगा, आपका फोर्स होगा, फोर्स इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक, अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट प्लस यहाँ पे क्या बनेगा सी बाई एम, और ये होगा एक्स डॉट प्लस के बाई एम, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको एक चीज बताना है, आपको शायद अगर याद हो लास्ट हमने जो पढ़ा था, ये जो सी बाई एम है इसको क्या लिखा जा सकता है, ये जो सी बाई एम वाला टर्म है इसको क्या लिखेंगे, और के बाई एम वाले टर्म को क्या लिखेंगे। सी बाई एम वाले टर्म को क्या लिखना चाहिए हम, बताओ फटाफट, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास हमने जो चीजें लिखी है, सी बाई एम को क्या लिखा जाएगा। एक बार प्रीवियसली नोट्स को चेक करो क्या लिखा है हमने। ये तो आपके पास एक्स डॉट है प्लस सी बाई एम विल बी टू साई ओमेगा एन, ठीक है, एक्स डॉट प्लस के बाई एम इज नथिंग बट द ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वही सेम एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज, अरे बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं है इस तरीके से। है ना, हाँ ये चीज, ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से लिख दिया रिप्रेजेंट करा। अब देखो सॉल्यूशन विल बी व्हाट, एक्स, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। अच्छा आपको याद होगा पी आई, तो प्रीवियस केस में हमने जो डिस्कस किया था ना, तो वहां पे सिर्फ सी एफ पार्ट था, और सी एफ पार्ट के बारे में एक खासियत क्या थी, जो सॉल्यूशन आया था वो जो वेरी करता है टाइम के साथ, कैसे वेरी करता है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा था, कुछ याद है आपको। सी एफ जो आपने सॉल्यूशन देखा होगा लास्ट क्लास में, जब आपका बेसिकली फोर्स इन्वॉल्व नहीं था, सिंपली आपका कौन सा केस था, डैम्ड फ्री वाइब्रेशन वाला पार्ट। अब तो डैम्ड फोर्स वाइब्रेशन है ना, प्रीवियसली था डैम्ड फ्री वाइब्रेशन। तो डैम्ड फ्री वाइब्रेशन के केस में जो सॉल्यूशन बन रहा था एक्सपोनेंशियली, यस यस करेक्ट, एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था ना, ई टू दी पावर माइनस समथिंग था वो, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका क्या होगा, वो बेसिकली डिक्रीज करता चला जाएगा, है ना। उसी के बाद हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी पढ़ा था। तो अगर टाइम इन्फिनिटी कर दूं तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी व्हाट, जीरो, तो आपका फाइनली वाइब्रेशन खत्म।
ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा था, करेक्ट। अब यहाँ पे देखना क्या स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा अलग। देखो, सीएफ का तो सॉल्यूशन वही रहेगा, सीएफ सॉल्यूशन जो है वो तो वही रहने वाला है। ठीक है, सीएफ जो सॉल्यूशन है वो क्या था, एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स ई टू दी पावर माइनस डैम्पिंग फैक्टर ओमेगा एन टी, फिर आपको यहाँ पे आता है साइन डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी टी प्लस फाइव। ठीक है, यही था सॉल्यूशन, क्लियरली, एक सॉल्यूशन क्लियर आपको। अब इसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर टाइम इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा टाइम, इन्फिनिटी का तो कोई मतलब नहीं, बट बहुत लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा, काफी टाइम बाद सी एफ आपको दिखाई देने वाला नहीं, सी एफ सॉल्यूशन विल बी जीरो, सी एफ सॉल्यूशन विल बी जीरो। ठीक है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि टाइम जो बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ सी एफ इज डिक्रीजिंग, सी एफ इज डिक्रीजिंग। ये चीज हम बात कर रहे हैं, as time is increasing cf is going to be decrease। ठीक है, ये चीज। बट what about pi, what about pi? ठीक है, बात आती है pi की, pi का क्या होगा, pi का क्या होने वाला है। ठीक है, pi का क्या होगा, pi के केस हम कैसे लिखेंगे, pi will be written as what, f naught by m sin omega t। ठीक है, sin omega t divided by डिवाइडेड बाय, ठीक है, लेट्स सपोज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ डी स्क्वायर प्लस टू साई ओमेगा एन डी, है ना, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर, इस तरीके से, करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज, क्योंकि एक्स डबल डॉट विल बी व्हाट, डी स्क्वायर एक्स, एक्स डॉट विल बी व्हाट, डी एक्स। ठीक है, तो एक्स वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया बेसिकली, है ना, इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये पार्ट हो गया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा, ठीक है, तो मैं ना इसका डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है, कुछ सर्टेन स्टेप्स होंगे यहाँ पे, फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मैं सॉल्यूशन वाला पार्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, एफ नॉट बाई के, क्योंकि सॉल्यूशन का हमें यहाँ पे एक मीनिंग समझना है। ठीक है, ठीक है, बाकी बीच में तो जस्ट मैथमेटिक्स स्टेप्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो तो आप कर लोगे, तो बस आपको यहाँ पे समझना क्या, जो लास्ट में सॉल्यूशन है वो उसमें ऐसा क्या स्पेशल पॉइंट है, उसमें ऐसा क्या स्पेशल पॉइंट है वाइब्रेशन से रिलेटेड जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एफ नॉट बाई के एंड यहाँ पे अंडर रूट के टर्म्स में आएगा कुछ एक टर्म, ठीक है, इट विल बी व्हाट, वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू साई ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, ये दो ब्रैकेट्स लगा के एंड दोनों ब्रैकेट का स्क्वायर है, इन टू में अब आपका आएगा साइन वाले टर्म, दिस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, करेक्ट। तो फाइनली ये सॉल्यूशन आता है, फाइनली ये आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। अब आप देखो एक चीज, एक पार्ट यहाँ पे समझना खास। ठीक है, इस पार्ट को आप थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखो
देखने से पहले ये पार्ट को आप थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली चीज, ये जो टर्म है ना, दिस टर्म, ये टर्म आपको दिख रहा है? ये क्या है बेसिकली, इसको हमने क्या बोल रखा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ना, करेक्ट? ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है बिल्कुल। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी व्हाट, दिस। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पे दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एंड इन केस ऑफ पीआई दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? यस यस एग्जैक्टली, टाइम पे डिपेंडेंसी। यहाँ पे ये टाइम पे डिपेंड करता है, बट इट इज नाउ independent of the time, it is independent of the time, and it is the one of the most important point। क्यों? अब अगर टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, इट मींस इट हैज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड which will never end, एंटायर लाइफ में कभी भी एंड नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब कि भाई ये वाइब्रेशन है, जिंदगी भर रहने वाले हैं, कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना, आप कुछ भी कर लो, इट विल नेवर एंड। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या, तो क्या होगा सॉल्यूशन, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड रनिंग लाइफ ऑफ द मशीन। तो एक रनिंग लाइफ होगा, जिसके बाद डेफिनेटली यू हैव टू रिप्लेस इट, है ना, उसका एक रनिंग लाइफ होता है हर मशीन का। उस सर्टेन लाइफ के बाद वो क्या होगा, बेसिकली फेल हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, ये चीज याद रखो बात को। तो रनिंग लाइफ कंसेप्ट आया ही क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड क्या होगा, वाइब्रेशंस की वजह से वो फेल हो चुका होगा। ठीक है, तो रनिंग लाइफ हम डिफाइन करते हैं फिर जब हमें पता है कि वो खत्म होना ही नहीं है, एलिमिनेट होगा ही नहीं, तो हमने क्या करा, एक रनिंग लाइफ टर्म इंट्रोड्यूस करा है, एंड अप टू दिस रनिंग लाइफ इट विल वर्क प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट वर्क, ये चीज। ठीक है, तो ये वाला तो खत्म हो गया, हमारी टेंशन तो यहाँ खत्म हो गई, बट ये टेंशन है असली। ठीक है, तो अब हम जब क्या करेंगे, डैम्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन का एनालिसिस करते हैं, वी विल बी कंसिडरिंग दिस ओनली, this part, PI part. We will not be considering this because ultimately it will going to decrease as time increases. It will going to decrease. तो ये हमारे लिए उतना प्रॉब्लम का चीज नहीं है जितना ये वाला केस है प्रॉब्लम। ठीक है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, द पीआई पार्ट, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब हम सॉल्यूशन में ना इस पार्ट को थोड़ा सा इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका हमें उतना देखने की जरूरत नहीं है जितना इस पार्ट को कंसिडर करने की जरूरत है। बताओ, ठीक है, बात समझ में आती? तो तो एक काम करो, एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, कैसे लिखोगे इसको, ऐसा करो, दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड, इसमें ऐसा लिख लेना, एम्पलीट्यूड इज independent of time, independent of टाइम, एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक ये क्लियर होगा। तो कुछ टर्म्स है जिसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसमें सबसे पहले है आर, which is nothing but the ratio of omega by omega n, एंड इस आर को नाम दिया है फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा क्या है, फोर्स का फ्रीक्वेंसी या एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। जब सिस्टम में कुछ भी नहीं प्रेजेंट हो, सिंपल आपका जो सिस्टम है अंडर फ्री वाइब्रेशन जो काम करेगा वो ओमेगा एन होगा। ठीक है, हर सिस्टम का एक ओमेगा एन होता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ही रहता है कई बार सिस्टम का ओमेगा निकालना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा एन सो दैट वी नो वेयर द रेजोनेंस विल अकर। क्योंकि ओमेगा इज द फोर्स फ्रीक्वेंसी, जब ओमेगा विल इक्वल टू ओमेगा एन, ओमेगा इज व्हाट, द फोर्स फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। अब जब कभी भी ऐसा केस होगा कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, देन देयर विल बी अ रेजोनेंस कंडीशन,
एंड द एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो टर्म हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इट इज व्हाट द फोर्स फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो अंडर रेजोनेंस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो विल बी व्हाट 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेशियो विल बी 1। ठीक है, तो इसको हम फाइनली जो सॉल्यूशन था ना पीआई वाला, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ये तो हो गया आपका एफ नॉट बाय के। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 - ओमेगा बाई ओमेगा एन था, उसका स्क्वायर मतलब 1/r² का होल स्क्वायर भी होगा, फिर प्लस 2 साई ओमेगा बाई ओमेगा एन की जगह आर का भी ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। और ये बाकी रिमेनिंग टर्म में क्या था, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, हम सिर्फ अब जो सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ पीआई वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, सीएस वाला पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ऑब्वियसली वाइब्रेशंस होंगे एंड इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, नॉट ग्रेजुअली, एक्सपोनेंशियली विल डिक्रीज एज टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता चले जाएगा। तो वो हमारे लिए उतना टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन यहाँ से है बिकॉज इट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम, इस टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज ऐसा लिखते हैं मैंने ए, एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ नॉट बाई के। एफ नॉट बाई के 1 - r² r² प्लस 2 साई r²। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको एक और नोट कर लो, यहाँ पे हम लिखा था एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसी के आगे ना एक पॉइंट आगे फर्दर ऐसे ऐड करते हुए लिखना, इसका मतलब क्या होगा हमारे लिए, इसका मतलब है कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन रनिंग सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम जो रन कर रहा है, इन रनिंग मशीन, मशीन या सिंपली सिस्टम भी बोल सकते हो, रनिंग मशीन और सिस्टम, सिस्टम सिस्टम विल नेवर एंड, विल नेवर एंड, विल नेवर एंड। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया। वाइब्रेशन इन रनिंग मशीन और सिस्टम विल नेवर एंड, क्योंकि इट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट भी जरूर लिख लेना। ठीक है, ये चीज चलो। तो अब हम जब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमने जैसे बोला कि हम पीआई को ही कंसिडर करेंगे, बाकी चीज को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो गया एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसको यहाँ पे आगे से लिख लेना, एक है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, स्टडी स्टेट तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि स्टडी बोलने का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। ठीक है, स्टडी मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ऐसा भी बोल दिया जाता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। ठीक है, एंड विच इज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो सी एफ वाला पार्ट है उसको हम जनरली बोल देते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन पार्ट। ठीक है, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। तो अगर आप इसका कर्व देखोगे, कर्वेचर, तो इट विल बी लाइक दिस।
तो अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में शो करूँ, ठीक ठीक है, इस तरीके से आपको ये डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा, है ना। ये चीज हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, दिस थिंग। तो दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज व्हाट टाइम, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट वाइब्रेशन वाली पार्ट की, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये जस्ट आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट डिक्रीज एट ऑल, ठीक है। ये सो ऑन एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। इट विल सो ऑन, इट विल एज इट इज। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, दिस इज व्हाट सी एफ पार्ट ना। तो सी एफ पार्ट के लिए हमने क्या बोला, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, और ये क्या है, स्टडी स्टेट, ठीक है। किसका, पी आई वाला स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आती है, तो ठीक है, डन। तो हमने जैसे बोला कि ओनली स्टडी स्टेट वाइब्रेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख लेना, ओनली स्टडी स्टेट is considered as solution of equation of motion, ठीक है। ओनली स्टडी स्टेट इज कंसिडर्ड एज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम सिर्फ वही चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज x विल बी व्हाट, a sin ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन में तो ये दोनों पार्ट आ जाते हैं ना, ठीक है। अ, अच्छा, यहाँ पे हमने फाइनल सॉल्यूशन एक साथ नहीं लिखा, देखो, काम करते हैं, फाइनल सॉल्यूशन को एक साथ लिख लेते हैं। सी एफ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ लिखा, देन हमने पी आई लिखा, पी आई के बाद हमने इसको फाइनली सॉल्यूशन, फिर काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला पार्ट को हम एक बार, इस पार्ट को आपने लिख लिया, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसको, इससे पहले एक वो वाला पार्ट बीच में आप ना इसको ऐड कर लेना, द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, कि हो सकता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्यूशन में कोई पूछ ले, तो आप इस तरीके से बता सकते हो, सी एफ प्लस पी आई वाला पार्ट। तो आप सी एफ वाला पार्ट क्या था आपका, ई टू दी पावर माइनस
ओमेगा एन टी, है ना, साइन ओमेगा डी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी प्लस पाई, प्लस ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई, ये चीज। तो अब हमें लिखना था बेसिकली कि ओनली स्टडी स्टेट, only steady state is considered as solution of equation of motion। ठीक है, ये चीज। तो कहने का मतलब है कि नाउ x विल बी व्हाट, ओनली a sin ओमेगा टी माइनस फाइव, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, नाउ इट विल बी लाइक दिस। अब यहाँ पे ना एक न्यू टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार रिपीटेडली आपका क्वेश्चन पूछेगा इससे, मतलब रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे काफी बार वाइब्रेशन के उसमें, मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर, एंड इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज द रेशियो। ठीक है, इसको हम एम एफ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, दिस विल बी लाइक स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन शॉर्ट फॉर्म में ए लिखा है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई के। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपका ना स्टैटिक डिफ्लेक्शन बोलने का मतलब है कि आपका लेट सपोज सिर्फ एफ नॉट लग रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू लग रहा है, स्टैटिक कंडीशन वाला। स्टैटिक लोडिंग हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था वहां पे एफ इक्वल्स टू एफ नॉट था, लेट सपोज सिर्फ एफ नॉट लग रहा है, तो डिवाइडेड बाई के, तो आपको बेसिकली डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा कि कितना होने वाला है ना। एफ इक्वल्स टू के एक्स लिखते हैं ना हम, जैसे कि के एक्स फोर्स ने बेसिकली बैलेंस कर दिया उसको, तो वही चीज है। तो एफ नॉट बाई के विल गिव यू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो रेशियो है इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू आती है, जो एम एफ है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ए का वैल्यू क्या लिखा था हमने इससे पहले, हाँ दिस, एफ नॉट बाई के अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू साई आर का होल स्क्वायर, इस तरीके से सिमिलर। क्योंकि अब क्या होगा, एफ नॉट बाई के तो वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा सिर्फ वन अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाएगी सारी वैल्यूज हुई। ठीक है, वन माइनस आर स्क्वायर प्लस, इस तरीके से। क्लियर, क्लियर है। देखो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया मैग्निफिकेशन फैक्टर, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन वाइब्रेशन। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए 110%। ठीक है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, यहाँ तक। अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा एनालिसिस करना है, वो ये है कि जो एम एफ है इसको अगर आप ध्यान से देखो किस पे डिपेंड करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड व्हाट, द ईटा, जो आप जिसको साई बोल रहे हो, सॉरी साई जिसको आप बोल रहे हो नोटेशन को, साई जो कि है डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, दैट इज रेशियो ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी रेशियो जिसको हमने बोला था अभी नाम, और ये साई वाला फैक्टर। ठीक है, विच इज नथिंग बट अ डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो। ये चीज इन दो पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब लेट सपोज अगर आपका सिस्टम में डैम्पिंग इन्वॉल्व ही नहीं है, अगर आपके सिस्टम में डैम्पिंग इन्वॉल्व नहीं है, लेट सपोज, तो इट व्हाट इट मींस कि इसका मतलब क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ साई विल बी जीरो, बिकॉज डैम्पिंग नहीं है, मतलब डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी नहीं है, सी का वैल्यू जीरो, तो साई जीरो। डैम्पिंग का ना होना मतलब डैम्पिंग रेशियो इज व्हाट, जीरो। ठीक है, तो ये केस बन सकता है कि इफ देखो, एक केस बनेगा कि आपका डैम्पिंग दे रखा है और एक केस होगा डैम्पिंग नहीं दे रखा है, मतलब दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। एक केस में डैम्पिंग नहीं दिया और एक केस में डैम्पिंग दिया। अगर लेट सपोज नहीं दिया तो आर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर लेट सपोज डैम्पिंग कांस्टेंट है, लेट सपोज डैम्पिंग कांस्टेंट है, तब भी वो क्या होगा कि आर का वैल्यू जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर विल चेंज। ठीक है। अच्छा, और एक और यहाँ पे एक केस होता है जहाँ पे हम बात करते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कब अचीव होगी, जब आपका ओमेगा विल इक्वल्स टू ओमेगा एन, दैट इज व्हाट आर का वैल्यू इक्वल्स टू 1। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, लेट सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे एक केस लेते हैं, साई का वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, साई का वैल्यू हमने लेट सपोज कांस्टेंट लिया। ठीक है, ठीक इस तरीके से ठीक है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, इट इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। इट इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। अब आपको ये चेक करना है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर कब बेसिकली मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, और मैग्निफिकेशन फैक्टर टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, देन वी विल व्हाट, डी बाई डी आर, डिफरेंशिएट करेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर को किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। आर क्या है, फ्रीक्वेंसी इसका रेशियो ओमेगा बाई ओमेगा, एंड जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास डायरेक्टली एक कंडीशन आएगी। ठीक है, सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आने वाला है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - 2 साइज पर। ठीक है, सो बेसिकली ये आर क्या है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है, फ्रीक्वेंसी रेशियो for which MF will be maximum, will be maximum। ठीक है, MF will be maximum। ठीक है, ठीक, डन। तो ना यहाँ पे आपको लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखना है, एक तो एमएफ का वैल्यू याद रखना है कि एमएफ का वैल्यू क्या होने वाला है। दूसरा केस आपको लेट सपोज आपसे बोला गया कि एमएफ का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमएफ, किस आर पे एमएफ का वैल्यू विल बी मैक्सिमम। लेट सपोज आपको एक डैम्पिंग रेशियो दे दिया, लेट सपोज कोई भी 0.6 0.7 कुछ भी एक वैल्यू दे दी, और आपसे ये पूछा गया कि किस पर्टिकुलर आर पे इट विल बी मैक्सिमम, तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो अगेन आपको ये वाला पार्ट भी याद रखना है, ये वाला पार्ट भी आपको याद करना है कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो पे एमएफ विल बी मैक्सिमम। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ना कुछ गेट के क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जिससे आपको एक बार फील हो जाएगा कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अभी तक, या किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक हमसे पूछे गए गेट में। ठीक है, देन फर्दर इसका हम आगे और एनालिसिस करेंगे, बट पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो इजीली, और ना ये वाला पार्ट में ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, इससे प्रीवियसली जो पार्ट किया है चलो उसमें तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, ये वाले चीज, ये वाले जो केसेस हैं इस तरीके इसमें तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के साथ ही चीजें आएंगी। बट बाकी फॉर्म, बाकी जो ये वाले टॉपिक्स हैं मैं जो इनकी बात कर रहा हूँ, जैसे एमएफ हो गया, मैग्निफिकेशन फैक्टर हो गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया, ये तो सब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मुला एंड आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, देखो क्वेश्चन लिखा है, अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, सिस्टम, single degree of freedom system with with spring spring and viscous damping, spring mass कॉमा ऐसे करके लिख दो, विस्कस डैम्पिंग, पहले विस्कस डैम्पिंग आपको गिवन है, ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दी है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब के का वैल्यू दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, हाँ, फिर आगे लिखा है द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय अ sinusoidal force of amplitude 100 न्यूटन, ठीक है, if the damping factor if the damping factor is 0.25 0.25, ठीक है, the amplitude of कॉमा आपसे पूछा है the amplitude of steady state vibration, steady state vibration, ठीक है, कैलकुलेट करो, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, ठीक है, तो गेट में ही पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया है, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, एंड आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन होता क्या है ना, उसका फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। फास्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये 2016 में पूछा क्वेश्चन। फास्ट कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा आंसर, ए का वैल्यू आपसे पूछा डायरेक्टली।
ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन भी लिखते हैं तब तक। आंसर बताओ क्या आ रहा है, क्योंकि आई थिंक एक दो तीन चार पांच छह मतलब क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपका कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या लगता है क्या आंसर होने वाला है? ऐसा तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ वैल्यूज आपको गिवन ना हो। हाँ, yes, yes, yes. देखो क्या लिखा है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद स्प्रिंग मास डिस्कस डैम्पिंग की क्या वैल्यू दिया है, सिस्टम इज एक्साइटेड बाय साइनोसोडियल फोर्स। ये तो बात कंफर्म है कि यहाँ पे डायनामिक लोडिंग वाला केस है, मतलब F इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग। ठीक है, बट उसने एम्पलीट्यूड दे दिया, एफ नॉट का वैल्यू दे दिया 100 न्यूटन, बट साइन ओमेगा टी के बारे में कुछ बोला नहीं। इफ द डैम्पिंग फैक्टर इज 0.25, द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वाइब्रेशन, so we have to calculate the steady state vibrations, amplitude of steady state vibration। अब ओमेगा दिया नहीं है तो इट मींस बेसिकली हमें एट अ रेजोनेंस कंडीशन इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल। तो आपको दिया नहीं है ओमेगा तो आप यू विल टेक इट एज 1। ठीक है, क्योंकि आप देखो सिस्टम का आपको मास भी नहीं दिया, ओमेगा एन निकालोगे कैसे, अंडरूट के बाई एम ना, तो आपको तो वैल्यू दी ही नहीं मास की, तो यू हैव टू टेक इट इक्वल टू 1। रेशियो आर का वैल्यू यू हैव टू टेक द 1। ठीक है, एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, दैट इज आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्व करो क्या है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, इसमें फर्दर आगे ये चीज देखना है, स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। ठीक है, वैसे जनरली क्या होगा, लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बट इस क्वेश्चन में आगे एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ये वाला पार्ट भी ऐड कर देना, एट रेजोनेंस, एंड आंसर जो आपको बताना है इन एमएम, इन एमएम आपको बताना है आंसर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। एट रेजोनेंस आपको ये चीज एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन जो निकालना था एट रेजोनेंस कंडीशन, एंड इट इज टू बी इन एम, आंसर देना जो आपको वो भी एमएम में। ठीक है, कितना आंसर आएगा वैल्यूज पुट करके बता दो जस्ट। इसको लिखो तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। मास 10 kg, ठीक है, वैल्यू 6250। ठीक है,
10 cos 25t. At the steady state. The damping coefficient in Newton second per meter. ठीक है, कुछ इस तरीके से है एंड डायग्राम भी इसमें दे रखा है कुछ ऐसा, बट डायग्राम सारी वैल्यूज तो दे रखी है वैसे स्टेटमेंट में। 10 cos 25t। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर बता दो, आंसर कितना आ रहा है? 20 mm आ रहा है, 20 mm। आई थिंक शायद जीरो ज्यादा लगा दिया आपने। 22,000 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 20 mm आएगा, चेक कर। सेकंड, लेट मी चेक। 20 mm आई थिंक शायद। 2 मीटर आ रहा है। एक सेकंड। 0.25 आपको डैम्पिंग दिया है, 10 kN/m दिया है, फोर्स 100 N है। देखो आपने इसमें वैल्यू रखी ना, आर का वैल्यू 1 रखा, ये तो जीरो हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 × 0.25। हाँ, टू एक सेकंड। 2 मीटर आ रहा है ना, 2 मीटर आ रहा है क्या एक बार? आई थिंक क्वेश्चन में बाकी वैल्यूज तो सब कुछ सेम दिया है। एक सेकंड, एक सेकंड। F0/K, यस, F0/K वाला टर्म तो लिखा ही नहीं आता है पहले। आई थिंक इस वजह से गलत आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर का है। दिस फॉर्मूला इज फॉर मैग्निफिकेशन फैक्टर, हमें तो सिर्फ ए पूछा ना, तो ए इज दिस।
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी दिस, एफ नॉट बाई के, न्यूमरेटर में आपका एफ नॉट बाई के भी है साथ साथ में। ये डायरेक्टली एम एफ हो गया चाहे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन। तो एफ नॉट बाई के 100 रखा वैल्यू, के आपको 10 किलो न्यूटन 10⁻³ दिया है, आर 0 हो गया। हाँ 20 mm, 20 mm। हाँ बस ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और 2 साई आर 1 हो जाएगा। ठीक है करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ, 20 mm आ जाएगा, बिल्कुल सही करेक्ट। नेक्स्ट वाले का आंसर सिंपल, अगेन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। इस बार उसने क्या दे दिया आपको, एम्पलीट्यूड दे दिया है, बट कोफिशिएंट पूछ लिया, क्या डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछ लिया। इस बार उसने आपसे डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछ लिया। ठीक है, इस तरह के डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक गेट में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी गेट में आ रखा है, मतलब आपके ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो प्रीवियसली गेट में पूछे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका है गेट 2014। ठीक है, गेट 2014 इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, देन सेकंड एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको भी आप अपने एंड से ट्राई कर लेना, सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब आप देखोगे जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही है ना, जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है उसको भी मैं लिख देता हूँ, तो दोनों को साथ में ट्राई कर लेना। ठीक है, a single degree of freedom system has a mass 2 kg। ठीक है, के आपका स्टिफनेस 8 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर नॉट किलो न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर एंड विस्कस डैम्पिंग रेशियो एंड विस्कस डैम्पिंग रेशियो 0.02। ठीक है, द डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू दिया है। पूछा बेसिकली द डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर एट एन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, एट एन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है ओमेगा का 1.5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एन आप निकाल सकते हो इजीली, ओमेगा एन √k/m हो गया, वहां से आप डायरेक्टली निकाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये क्वेश्चन आपका भी गेट में पूछा है, सेम ईयर में गेट 2014। ठीक है, तो मास दिया है, के दिया है, विस्कस डैम्पिंग रेशियो दिया है, डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर पूछा है, और ओमेगा दिया है। ओमेगा दिया है, ओमेगा एन तो √k/m से निकलेगा, एंड आपको जो साई है, साई जो डैम्पिंग रेशियो उसका वैल्यू दे रखा है 0.02। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू दे रखा है 0.02, साई का वैल्यू दे रखा है डायरेक्टली। तो आप ये जो पूछा है मैग्निफिकेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे लिखा है दिस चीज। ठीक है, ये वाला पार्ट, इससे आपको बेसिकली कैलकुलेशन करनी है, एम एफ A/F0/K। तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, दिस पार्ट। ठीक है, तो एक यूजुअली मिस्टेक हो जाती है जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा,
कि क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में एफ ऊपर न्यूमरेटर में एफ नॉट बाई के आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जनरली मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब आप ना ये वाला फॉर्मूला याद करोगे मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब कहीं उसने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पूछ लिया, तो हम क्या कर देते हैं, कई बार ये वाली चीज मिस कर देते हैं, एफ नॉट बाई के, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है स्टडी स्टेट वाला, एफ नॉट बाई के अंडर रूट में जो टर्म लिखा है पूरा, ठीक है, अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 - r² का होल स्क्वायर प्लस 2 psi r का होल स्क्वायर, ये चीज, ये टर्म एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वाला फॉर्मूला एंड साथ साथ आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर वाला फॉर्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका कहाँ गया, ये चीज, हाँ ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको, दोनों ही फॉर्मूला आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड, ठीक है। आपको यहाँ तक आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी। लास्ट अब जो हमारे इसमें जो पार्ट बचता है वो है वाइब्रेशन आइसोलेशन वाला पार्ट, ठीक है। लास्ट वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड क्रिटिकल स्पीड ऑफ शार्प, ठीक है। जस्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, जस्ट 1.5 आवर और 2 आवर्स के बीच में खत्म हो जाएगा वो चीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को आप लोगों को डाउट है तो एक बार पूछ लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी आप, है ना। एक सेकंड, इससे पीछे ये वाली स्लाइड की बात कर रहे हैं। दिस वन, ओके, ठीक, चलो ओके। तो